हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं द हिंदू का एडिटोरियल 30 दिसंबर का, मॉडल कॉन्डक्ट एआई यूज ऑन इंडिया एआई यूज। इन दिस एडिटोरियल द एडिटर हैज टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया शुड कंट्रोल एआई प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। यानी कि इस एडिटोरियल में जो एडिटर महोदय हैं उन्होंने बात ये की है कि इंडिया एज ए नेशन या इंडिया एज ए कंट्री का कंट्रोल जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उन पर कैसा होना चाहिए। तो ये पैसेज थोड़ा सा टेक्निकल है और सरल नहीं है, लेकिन हमने इसको सरल बनाने के लिए इसमें से वर्ड मीनिंग्स हमने निकाल रखी हैं बहुत सारी, उन पर हम एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस एडिटोरियल को पढ़ना। और इसको पढ़ने से पहले, चूँकि ये हमारे लिए आपके साथ पहला मतलब नया नया जुड़ाव है, तो हम कुछ बातें आपको समझाना चाहते हैं। प्लीज लुक एट दिस। देखिए, जो हमारा एडिटोरियल है वो इंग्लिश में है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। तो किसी भी जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, यानी कि लैंग्वेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें दो बातें मिलती हैं, यानी कि दो स्थितियाँ, दो बातें होती हैं। एक तो हम हमारे सामने, यानी कि हम जो लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? मनुष्यों से इंटरेक्ट करने के लिए, मनुष्य हो गया। और दूसरी तरफ हमारे सामने ये जो दुनिया जो दिखाई पड़ती है वो हमारे सामने संसार है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी कह लो आप। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ये इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है। तो हम कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ क्या हो गया? नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद दोबारा हम उसके बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे इट टेक्स अ ईयर टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो हमने दोबारा जब इसके लिए प्रयोग किया तो पहले तो हमने अर्थ लिखा नाउन, और उसके बाद में हमने दोबारा यूज़ किया इट उसके लिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जो होता है लैंग्वेज की स्टडी में सब सुप्रीम होता है। ठीक है, सुप्रीम मीन्स हाईएस्ट। और बाकी सारी दुनिया जो होती है, यानी कि इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर आएगा या फेमिनिन जेंडर आएगा, और बाकी संसार या दुनिया इसके लिए न्यूट्रल जेंडर आएगा। ठीक है, अब कॉमन जेंडर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो तो प्रोनाउंस में आएंगे। तो मनुष्य को छोड़कर बाकी सारी दुनिया हमारे लिए वस्तु मानी जाती है, मानी कि अध्ययन की दृष्टि से वस्तु होती है, हम ये कहना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स और ये थिंग्स। ठीक है, थिंग्स में अब आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, नॉन लिविंग्स में उनको वो तो है ही, इसके सामने आप लिविंग बींग्स को कह सकते हैं। तो लेकिन लिविंग बींग्स भी हाथी घोड़ा गाय भैंस ये भी तो हम खरीदते ही है ना वस्तु मानकर, तो उनको भी हमने इसी श्रेणी में रखा है। अब मनुष्यों के लिए हम लिखेंगे समबॉडी, जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। इसका कारण है, हम इसलिए समझा रहे हैं आपको, अभी आप आगे वोकैबुलरी पे आएंगे तो समझ में आएगा। हम जो कहना चाहते हैं वो एक नई बात है जो कि आम तौर पे हमें नहीं दिखाई पड़ता कि लोग ऐसा कहते हैं या ऐसा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी समझना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। अगर अच्छी अप्रोच चाहिए तो, सही समझ चाहिए तो ये ज़रूरी है आपके लिए। मनुष्य सुप्रीम हो गया, ह्यूमन बींग्स। इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं समबॉडी या समवन। ठीक है, हम इसे एस भी लिख सकते हैं। समबॉडी, इट रेफर्स टू समबॉडी, कोई व्यक्ति। अब वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। हम एस ओ भी लिख सकते थे समवन के लिए, लेकिन अब हम चूंकि अब जैसी आदत बन गई है, जैसा भी आप चाहे एस ओ लिख लो चाहे एस भी लिख लो, हमने एस भी लिखा है। ठीक है, बी कॉन्सोनेंट है इसलिए अच्छा है, स्ट्रांगली उसको हम प्रोनाउंस कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं थिंग्स पर। थिंग्स हमारे लिए क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर का है। ठीक है, समथिंग वस्तु। अब गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली और हाथी घोड़ा ये सभी वस्तुओं में मान के अंतर्गत आते हैं हमारे लिए, फॉर द पर्पजेज ऑफ स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से। तो हम इसको समथिंग मानते हैं। समथिंग को SOMETHING समथिंग बना, इसको ब्रीफली हम STH लिखते हैं। तो कहीं भी आप STH देखें, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये समथिंग हो गया आपका। ठीक है, और कहीं भी SP देखें तो ये क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति या वस्तु, तो कई ऐसे हैं। अब इसका कारण क्या है, इसका फायदा क्या है हमें? देखिए, शब्दों का अपना एक चलन होता है, एक पैटर्न होता है। हमने लिखा है वाई यूज दिस, इसका प्रयोग क्यों है? वाई यूज दिस, तो इसका क्या प्रयोग है? तो टू अंडरस्टैंड वर्ड पैटर्न्स, हमारे सामने जो वर्ड्स आते हैं उनका केवल हमें अर्थ ही नहीं जानना होता, बल्कि वो कैसे कंबाइन होते हैं दूसरे शब्दों के साथ, ये भी समझना जरूरी होता है। आप मेरी बात समझ में आई? अब देखो, जैसे ये एडिटोरियल है, अब इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, तो अब ऐसा थोड़ी कि सारे शब्दों को उठा के एक टोकरी में डाल दो एडिटोरियल बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। उनको प्रॉपरली प्लेस करते हैं, सेटलमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, तब जाकर वो वोकैबुलरी बने कि वो सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। और उस मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो होते हैं वो सब पुट टुगेदर वो एक पैसेज का फॉर्म करते हैं, यानी कि पैराग्राफ बनेंगे, फिर उसके बाद वो
आर्टिकल बनेंगे या एडिटोरियल बनेंगे या फिर रिपोर्ट बनेंगे या फिर कुछ भी बनेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड पैटर्न है हमें वो समझना है इन्हीं शब्दों के माध्यम से। तो हमने क्या किया है कि ये जो मीनिंग्स हैं आपकी, जो इसमें जो आपके लिए जो चैलेंजेज पोज करती हैं यानी कि जो चुनौतियाँ बनाती हैं, उनको हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब ये मीनिंग्स, इन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं और इनके बीच में हमने इनके बारे में थोड़ा सा इनकी वो लिखी है। और एक और बात कि हमने हिंदी का प्रयोग नहीं किया है। कारण ये है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। तो अगर आपकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है तो अगर आप उसको हिंदी से रिप्लेस करते रहेंगे तो कब तक करते रहेंगे? तो फिर इस तरह से हिंदी और इंग्लिश साथ साथ चलेगी, ठीक है चलेगी, कोई बात नहीं। हिंदी तो हमारी मेन लैंग्वेज है ही, इस मीडियम तो है ही बोलने का, तो हम तो समझा तो देंगे ही हिंदी में। हाँ, आपको अगर लिखना है तो आप अपना पेन पेपर लेके आप अपनी ओर से हम जो बोलेंगे आप उसे लिख लीजिए। हमने इसे संक्षेप में एक कठिन इंग्लिश को सरल इंग्लिश से रिप्लेस किया है। ठीक है, यानी कि कोई भी, जैसे हम कोई डिक्शनरी उठाते हैं तो डिक्शनरी में जैसे मान लीजिए अगर हमने ऑक्सफोर्ड ALD उठाई, OALD एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, तो उसमें इंग्लिश की डेफिनेशन को हम इंग्लिश में ही देखते हैं। इसी तरह अब जो इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी होती है तो उसमें इंग्लिश को हिंदी दी होती है। अब एडवांस्ड लेवल पे यानी कि जो थोड़ा सा और अच्छे क्रम पर यानी कि अच्छी ऊंचाई पर जाएंगे थोड़ा सा, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही अच्छा होता है कि बोला जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको कि हम यहाँ पर जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है, जो वोकेबलरी है, हमने उसको इंग्लिश में ही रिप्लेस किया है, सिंप्लीफाई किया है, और आपको समझ में आएगा, पूरी मेरी गारंटी है, आप चिंता मत करिए। लेकिन ऐसे पढ़ना शुरू करिए। तो ये पैसेज है, तो इस पैसेज को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये नियरली 480 या 4, मैंने काउंट तो नहीं लिखा है इसमें, दूसरे वाले पे लिखा है। चलिए ठीक है, तो हम इसकी वोकेबलरी पे एक बार नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये पहला एडिटोरियल है, मॉडल कॉन्डक्ट ऑन इंडिया AI यूज़। ये इसकी मेन हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है। अब आप कहेंगे दोनों का फॉन्ट तो एक ही है। भाई हमारा प्रिंट आउट था तो हमने सरलता की दृष्टि से एक ही फॉन्ट सबको असाइन कर दिया, लेकिन ये इसकी सब हेडिंग है, थोड़ा छोटा होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। इंडिया मस्ट इम्प्रूव एक्सेस टू AI रिसोर्सेज एंड अप स्किल इट्स वर्कफोर्स। इंडिया को इम्प्रूव करनी चाहिए, इम्प्रूव का मतलब और अच्छा करना चाहिए। एक्सेस, पहुँच, रीच टू AI रिसोर्सेज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिसोर्सेज हैं उन तक अपनी पहुंच को और अच्छा करना चाहिए। एंड अप स्किल का मतलब ट्रेन करना चाहिए। इट्स वर्कफोर्स मीन्स एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए? ट्रेन करना चाहिए। इंडिया मस्ट इम्प्रूव एक्सेस टू AI रिसोर्सेज एंड अप स्किल इट्स वर्कफोर्स, ये हमारा पैसेज कह रहा है। अब आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बिन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल, अब यहाँ पे आने से पहले एक बार हम नज़र डाल लें मीनिंग्स पर। देखिए, मॉडल, ये काउंटेबल नाउन है, अ पर्सन और थिंग यूज्ड एज एन एग्जांपल टू फॉलो। P स्टैंड्स फॉर पर्सन, T फॉर थिंग, यानी कि व्यक्ति या वस्तु जिसका कि हम उदाहरण लेते हैं, यूज्ड एज एन एग्जांपल टू फॉलो, जिसको कि हम उदाहरण के रूप में फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो करना, अनुसरण करना। वी गो आफ्टर अ पर्सन और थिंग हु इज एग्जाम्पलरी इन हिज फील्ड, यानी कि जो अपनी फील्ड में अपने आप में उदाहरण होता है, हम उसको उसके पीछे चलते हैं। कॉन्डक्ट बिहेवियर होता है, जैसे कहते हैं ना मिसकॉन्डक्ट, यानी कि मिसबिहेवियर, कॉन्डक्ट बिहेवियर। द मैनर, द वे एन एक्टिविटी इज ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड, यानी कि किस मतलब वो बिहेवियर हो गया, तरीका हो गया, व्यवहार या तरीका। द वे यानी कि ढंग, एन एक्टिविटी इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कोई एक्टिविटी कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, व्यवस्थित की जाती है या प्रबंधित की जाती है, वो कॉन्डक्ट हो गया। फिर आता है टू अपस्किल समबडी। जब अपस्किल लिखेंगे तो अपस्किल यहाँ पे एज ए वर्ब है, उसके बाद समबडी आएगा। समबडी मीन्स किसी को ट्रेन करेंगे ना, यू ट्रेन योर एम्प्लॉयज, यू ट्रेन अ रस्टिक रूरल पर्सन, किसी मतलब गांव के किसी व्यक्ति को ट्रेन करना। ठीक है, यू ट्रेन योर स्टाफ, अपने स्टाफ को ट्रेन करना, यानी कि अप स्किल करना। यू टू अप स्किल समबडी, टू टीच योर एम्प्लॉयज न्यू स्किल्स, अपने एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स यानी कि नई मतलब गुण जो है, स्किल सेट जो है वो देना उनको, वो सिखाना। डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन है। केयरफुल एंड थॉरो वर्क एफर्ट, लेकिन सावधानी से किया गया और पूर्णता से किया गया कार्य या श्रम, या वो कह सकते हो एफर्ट। एफर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रयास। ठीक है, डिलीजेंस, केयरफुल एंड थॉरो वर्क और एफर्ट। ठीक है, सावधानी से किया गया और पूर्णता के साथ किया गया प्रयास या कार्य। अब प्रिवेसी याद, PRIVACY, जैसे प्राइवेट से बना है प्रिवेसी, तो प्रिवेसी अनकाउंटेबल नाउन है। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, पब्लिक अटेंशन से मुक्त, यानी कि अवे फ्रॉम बीइंग पब्लिक अटेंशन, ऐसे भी कह सकते हैं। स्टेट का मतलब स्थिति, दशा, समझ गए? जहाँ स्टेट ऑफ लिखा है वहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो, अवे फ्रॉम।
ठीक है, अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, ये यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे दो शब्द लिख सकते थे हम, अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन। समझ गए? तो ये जो है आपका इसी में आ गया, यानी कि वो क्या है, वो प्रिवेसी है, यानी कि सार्वजनिक लोगों के ध्यान से दूर, उसको कहेंगे प्रिवेसी। वी डिजर्व सम प्रिवेसी या शी डिजर्व सम प्रिवेसी, लाइक दैट। रिजीम, रिजीम देखो, एक तो वो हो गई जो गवर्नमेंट होती है, और दूसरा एक सिस्टम होता है, व्यवस्था, उसको भी रिजीम कहते हैं। रिजीम, मेथड और सिस्टम, मेथड और सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग समथिंग, किसी चीज़ को प्रबंधित करने का, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करने का वो एक ढंग जो होता है, उसको भी रिजीम कहते हैं, REGIME। ठीक है, अब एक तो गवर्नमेंट, हमने कहा ना गवर्नमेंट होती है, मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो है ही, इसके अलावा भी एक मेथड भी होता है। अब देखो पिच आया है, पिच समथिंग, PITCH, पिच समथिंग। पिच समथिंग का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज़ जब पिच करते हैं तो हम बड़ी तेज़ी से फेंकते हैं, बड़ी ऐसा समझ लो जैसे बॉलर जो होता है बॉल फेंकता है बैट्समैन की ओर, तो वो पिच करता है उसको। टू थ्रो समबडी और समथिंग विथ फोर्स, टू थ्रो समबडी और समथिंग, समबडी यानी किसी व्यक्ति को फेंकना या वस्तु को फेंकना विद फोर्स। अब व्यक्ति को कौन फेंक सकता है भाई, ये सिचुएशन कोई भी बन सकती है, कोई भी, कोई हवा का झोंका बहुत बड़ी तेज आया है, नाव चला रहा है कोई, उसको उठा के फेंक दे, या सुनामी आए और नाविक को उठा के फेंक दे, तो यानी कि इट पिच्ड द सेलर फार फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से दूर फेंक दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये पिच समथिंग कह रहा है, यानी कि किसी चीज़ को पिच करना। देखिए दो तीन अर्थ बनते हैं, वो हमने लिखे हैं यहाँ पे, नोट किए हैं आपके लिए। टू थ्रो समबडी समथिंग विथ फोर्स, तेजी के साथ, बल के साथ किसी व्यक्ति को, वस्तु को उठा के फेंक देना। एक तो वो हो गया जैसे बॉलर बॉल फेंकता है बैट्समैन पर, ठीक है। दूसरा कह रहा है टू सेट समथिंग एट ए पार्टिकुलर लेवल। अब ऐसे समझ लो जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का जो रेट पिच करते हैं, यानी कि रेट फिक्स करते हैं। मान लो आपने आपने 20 रुपये का प्रोडक्ट है आप, और आप उसको एक अच्छे मार्केट में बेच रहे हैं, तो आपने उसको पिच किया 100 रुपीज़ पे, यानी कि आपने उसको पिच किया, तो यू हैव पिच्ड योर आइटम टू हाई, यानी कि यू हैव पिच्ड योर आइटम, योर प्रोडक्ट टू हाई फॉर द पीपल, यानी कि आपने उसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पिच किया। पिच किया मतलब फेंका, कि लोग उसको वहाँ से कैच करें, यानी कि उतने रुपए में खरीदें। टू सेट समथिंग एट ए पार्टिकुलर लेवल, किसी चीज़ को किसी निश्चित स्तर पर फिक्स, लेवल का मतलब स्तर हो गया, पर फिक्स करना, सेट करना, ये इसका दूसरा अर्थ हो गया टू सेट समथिंग। मेरे ख्याल से आप जब देखेंगे ना, तो राइटिंग आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे साथ में रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी समझ में ना आए या फिर हमारी पहुंच से बाहर हो। नथिंग इज बियॉन्ड योर रीच, नथिंग विल बी बियॉन्ड योर रीच, कुछ भी बाहर बाहर नहीं जाएगा। और जिस तरह से हम पढ़ाने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वर्ड बाई वर्ड कोई पढ़ाएगा। और हमने देखे हैं एडिटोरियल, वो मीनिंग से बताएंगे, वो एक्सप्लेनेशन बस कर देंगे, लेकिन वो वर्ड बाई वर्ड जो है आपको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। यहाँ हमारी मेहनत बड़ी ज़्यादा है, इस पर समय लगता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं मीनिंग्स निकालने के लिए, समझाने के लिए। आगे आते हैं, पिच समथिंग टू सेट समथिंग एट ए पर्टिकुलर लेवल, ये हो गया। टू, तीसरा इसका अर्थ हो गया टू ट्राई टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए परसुएड करना। परसुएड यानी कि मनाना, जैसे आप अपने पेरेंट्स को परसुएड करें कि आप क्या कहते हैं कि किसी ऐसे भी नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल फील्ड में जाना चाहते हैं। मान लो अभी क्या कहते हैं कि आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप किसी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में जाइए, जैसे इंजीनियरिंग हो गई या मेडिकल हो गया या फिर लीगल हो गया, ऐसे किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाइए। लेकिन आप आएगा ऐसे नॉन कन्वेंशनल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को परसुएड करते हैं। परसुएड मतलब उनको मनाते हैं। तो टू ट्राई टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मनाना, एक तो पिच का अर्थ हो गया है। देखिए किसी भी शब्द के दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितना यूज़ होता है, वो फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी। तो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पीछे से जुड़े हुए, जो सरल करते हैं हमारी बात को। एक तो यह है टू थ्रो समबडी समथिंग विद फोर्स, पहला, यानी कि तेजी से बल के साथ किसी चीज़ को फेंकना है, वस्तु व्यक्ति को। टू सेट समथिंग एट ए पार्टिकुलर लेवल, किसी चीज़ को ऊंचे मतलब पार्टिकुलर लेवल पर फिक्स करना, सेट करना। और टू ट्राई टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मनाना। ये एग्जाम्पल है, दे वांट टू पिच द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स, दे वांट टू पिच द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि कंपनी के नए प्रोडक्ट्स को पिच करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट पर खड़ा करना चाहते हैं। दूसरा, दे पिच्ड द न्यू सॉफ्टवेयर एट द एग्जीबिशन, दे पिच्ड द न्यू सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया है उन्होंने एग्जीबिशन में उन्होंने पिच किया, उसको रखा सामने। ठीक है, ये पिच का अर्थ हो गया। हम आगे देखेंगे पैसेज में कहाँ कैसे आता है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहते हैं रफ रिटन वर्जन ऑफ समथिंग,
रफ रिटन का मतलब हम उसको ब्रॉडली, वो आउटलाइन जो ब्रॉड आउटलाइंस जो होती हैं वो हम ड्राफ्ट में लिख लेते हैं, बाद में उसको हम केयरफुली फाइनल ड्राफ्ट बना लेते हैं जो होता है हमारा। अच्छा, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको? हाँ, ड्राफ्ट, हाँ ठीक है। इसके बाद आता है टू अनवेल समथिंग। अब अनवेल देखो, वेल तो होता है वेल करना ना, छिपाना, छिपना। अनवेल यानी खोलना, ओपन। अनवेल समथिंग टू शो और इंट्रोड्यूस समथिंग। जब आप अनवेल करते हैं किसी नए प्रोडक्ट को या किसी नए लॉन्च को, कई नई नई बात को, तो इसका मतलब यू अनवेल इट। इंटरैक्टिव जो होता है, इंटरैक्टिव मीन्स इन्वॉल्विंग टॉकिंग एंड वर्किंग टुगेदर। इंटरैक्टिव सेशन होगा तो इंटरैक्टिव सेशन क्या होता है, जिसमें कि स्पीकर और लिसनर्स दो सब बात करते रहते हैं, यानी कि दे टॉक अबाउट द इशू दे हैव डिसाइडेड टू डिस्कस। तो इंटरैक्टिव वही हो गया, इन्वॉल्विंग टॉकिंग एंड वर्किंग टुगेदर, यानी कि साथ साथ बात करना और काम करना, ये आता है इंटरैक्टिव सेशन में। टू प्रपोज समथिंग के प्रपोज के भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ आया है टू सजेस्ट अ प्लान और टू सजेस्ट एन आइडिया, ठीक है। टू सजेस्ट अ प्लान और टू सजेस्ट एन आइडिया, वो प्रपोज यहाँ पे अर्थ हो गया। इसके बाद इफ अ लॉ और रूल रिक्वायर्स यू टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट। जैसे हम कोई लॉ या रूल रिक्वायर्स यू टू डू समथिंग, सम लॉ एंड सम रूल रिक्वायर्स यू टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग, यानी कि आपको वो करना पड़ता है। यहाँ पे रिक्वायर्स आता है ना वर्ब में, तो हमने इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो हम रूल्स ऑफ द रोड की बात करें, तो लॉ ऑफ द रोड यानी कि रूल्स ऑफ द रोड रिक्वायर अ ड्राइवर टू वेयर द सीट बेल्ट। तो रूल्स रिक्वायर द ड्राइवर टू वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो रूल्स रिक्वायर करते हैं, यानी कि ये कानून कहते हैं, मतलब रूल्स रिक्वायर द ड्राइवर, यानी कानून कहते हैं कि ड्राइवर को जरूरत है किसकी, टू वेयर द सीट बेल्ट। तो रूल्स रिक्वायर द ड्राइवर टू वेयर द सीट बेल्ट, यानी कि पैटर्न पर वर्ड बाई वर्ड हम करके आगे बढ़ जाते हैं, इसी तरह हमारा सेंटेंस बनता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। रूल्स रिक्वायर द ड्राइवर, यू की जगह पर्सन आ जाएगा, यू लिखें या पर्सन लिखें, रूल्स रिक्वायर द ड्राइवर टू वेयर द सीट बेल्ट, ठीक है। चलो, पहला पन्ना था, दूसरा इंटरवीन। अब देखो इंटरवीन करना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके रिप्लेसमेंट में हमें ट्रांजिटिव वर्ब लिखनी पड़ती है, मतलब होती है। जैसे आप कोई बोल रहा है, आप बीच में इंटरवीन करें, इसका मतलब आप इंटरप्ट करते हैं, उसे बोलते हैं बीच में, बाधा पहुंचाते हैं। तो इंटरवीन वर्ब इंट्रांजिटिव है, टू इंटरप्ट समबडी व्हेन दे आर स्पीकिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है। टू डिटेक्ट समथिंग, टू डिस्कवर और नोटिस समथिंग। डिटेक्ट करना मतलब ढूंढना, पहचान लेना। जैसे मेटल डिटेक्टर होता है तो वो मेटल पहचान लेता है, अगर आपने चाबी का छल्ला भी रखा है, चाबियाँ रखी हैं जेब में, तो डिटेक्ट कर लेगा वो। तो डिटेक्ट करना यानी कि नोटिस करना, पहचानना, डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना, ट्रेस करना, ये सारे इसके अर्थ बनेंगे। जस्टिफाइड, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल होता है, जस्टिफाइड, रीजनेबल और एक्सेप्टेबल। इसको इंसेंटिवाइज करना का मतलब टू इनकरेज कर समबडी, टू इनकरेज समथिंग, यानी कि उसको हम इंसेंटिवाइज, इंसेंटिव होता है जानते होंगे आप, प्रलोभन कह सकते हैं, प्रोत्साहन कह सकते हैं, तो वही इंकरेजमेंट है। इंसेंटिवाइज, ये VIZE लग जाता है, वर्ब बन जाती है। इंटेंसिवाइज समथिंग, इंटेंसिवाइज समबडी, कोई एक्टिविटी है। अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो VRS को इंसेंटिवाइज किया गया कि आप अगर VRS ले लेते हैं तो आपको इतना 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 फ़ायदा मिलेगा, तो लोग इंसेंटिवाइज, जब वो VRS इंसेंटिवाइज हो गया तो कई लोगों ने VRS लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अच्छा, ये इंसेंटिवाइज समबडी समथिंग, टू इनकरेज समबडी समथिंग। इंटीमेट, ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। अब यहाँ पे इंटीमेट एज एन एडजेक्टिव आया है, हमने एडजेक्टिव लिखा है, INTIMATE, इंटीमेट। एडजेक्टिव है क्लोज, डिटेल एंड थॉरो, यानी कि क्लोज निकट का, डिटेल यानी कि विस्तृत, थॉरो यानी कि पूरा, पूर्ण लगभग। इनकम्प्लीट एडजेक्टिव है पार्शियल और फ्रेगमेंट्री, यानी कि इनकम्प्लीट कहेंगे अधूरा, यानी कि आंशिक कह सकते हैं पार्शियल, फ्रेगमेंट्री यानी कि टूटा हुआ, थोड़ा टुकड़ा उसका, क्योंकि पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। पोस्चर कहते हैं भंगिमा, भाव भंगिमा, योर एटीट्यूड, योर पोजिशन। फिर टू बैंक ऑन समबडी समथिंग, बैंक ऑन यानी कि रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, HINGE वो भी होता है। टू बैंक ऑन समबडी समथिंग, टू रिलाई ऑन समबडी समथिंग, टू डिपेंड ऑन समबडी समथिंग, ठीक है। व्यक्ति पर निर्भर करना, वस्तु पर निर्भर करना, बैंक करना, यानी कि एक ही बात हो गई। एडजेसेंट, ADJACENT। अब देखो यहाँ पे जो डी होता है ना, एडजेसेंट, हम डी को यहाँ प्रोनाउंस नहीं करते सही अच्छी इंग्लिश में, हम अजय बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। डी यहाँ पे साइलेंट होता है कई जगह, जैसे बजट देख लो तो बजट में डी होता है, डा जट तो नहीं बोलते ना, डा तो नहीं आता वहाँ पे, वैसे यहाँ भी है। तो ADJA, अब जो बोलते हैं उसको बोलते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो दिखता है आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये प्रेजेंट है, इसलिए ये नोटिसेबल है, ये प्रोनाउंस होगा, तो लोग बोल देते हैं।
ADJSJACENT, adjacent। तो adjacent, अब आप oxford.com डिक्शनरी जो है ऑनलाइन, कैम्ब्रिज है, कॉलिन्स है, मैकमिलन है, बहुत सारे डिक्शनरी, जितनी भी डिक्शनरी है सब ऑनलाइन है। आप उसमें डाल के उसके स्पीकर का आइकॉन जहाँ बनता हो वहाँ पे सुनिएगा तो आपको adjacent दिखाई पड़ेगा, डी वहाँ पे एब्सेंट होगा उसका साउंड, adjacent। आप जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट थ्रू योर ओन मीन्स, थ्रू योर ओन रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज से आप उसको पक्का वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई गलत होगी तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, हमको मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो मेल आईडी बस यही है, इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स जो आपको दिख रहा है उसमें केवल @gmail.com जोड़ दीजिए, आगे आज हमारे पास आ जाएगा मेल। कुछ नहीं जोड़ना उसमें, ना डॉट है, ना बिंदी है, ना अंडरस्कोर, ना कुछ। इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स @gmail.com, खत्म, आ गया हमारे पास मेल आपका। अगर आप ऐसा मेल भेजते हो तो वो भी आ जाएगा। कुछ कहना हो तो आप मेल के थ्रू भी कह सकते हैं। एडजेसेंट प्रीपोजिशन हो गया नेक्स्ट टू समथिंग, नियर समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट टू समथिंग एडजेसेंट होता है बगल वाला। जैसे जिस कमरे में मैं बैठा हूँ इसके बगल वाला कमरा जो होगा वो एडजॉइनिंग रूम भी कह सकते हैं, एडजेसेंट कह सकते हैं, उसके बगल में, नेक्स्ट टू मी। अब आते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट करना मतलब होता है बोलना, प्रोनाउंस करना। आप किसी शब्द को साफ साफ बोल पाते हैं तो इसका मतलब योर आर्टिकुलेशन इज गुड। आर्टिकुलेट ये एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, यहाँ पे एज ए वर्ब आया है तो हमने टू लिखा है, टू आर्टिकुलेट समथिंग, टू स्टेट समथिंग क्लियरली, ठीक है, साफ साफ बोलना। फिर आता है वीज़ा वी। अब देखो ये फ्रेंच वर्ड है, ये हमारे यहाँ जैसे इंग्लिश की बात करें तो ये लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, मेनली ये 2-3 भाषाएं हैं, यानी कि कल्चर्स हैं जहाँ से ये इंग्लिश काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई है। वीज़ा वी इन रिलेशन टू, दो अर्थ बनते हैं इसके, एक तो इन रिलेशन टू के सापेक्ष यानी कि के संबंध में, और दूसरा इन कंपैरिजन विद यानी कि तुलनात्मक रूप से, किसी किसी की तुलना में, इन कंपैरिजन विद। फिर आता है टू कर्ब समथिंग, टू कर्ब समथिंग, टू कंट्रोल समथिंग, कंट्रोल करना, कर्ब करना, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल यानी कि सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, ठीक, प्रबंधित। स्ट्रक्चरल यानी कि संगठनात्मक कहते हैं ना उसे, वैसे ही सिस्टमैटिक यानी संगठनात्मक। बहुत अच्छी हिंदी अब हम बहुत काम कहाँ प्रयोग कर पाते हैं आज के समय में, लेकिन फिर भी हिंदी का अपना महत्व है। स्ट्रक्चरल संगठनात्मक कह सकते हैं या संरचनात्मक कह सकते हैं, शायद संरचनात्मक है, हाँ, स्ट्रक्चर संरचना से जुड़ा है तो संरचनात्मक या व्यवस्थात्मक वैसा ही है। प्रीएम्प्टिव क्या होता है? प्रीएम्प्टिव मेजर जो होते हैं वो फोर स्टॉलिंग होते हैं। फोर स्टॉल एक वर्ब है, देखो, टू FORE ये है प्रीफिक्स कह सकते हो, और STALL फोर स्टॉल समथिंग या फोर स्टॉल समबडी भी हो सकता है। अगर मान लो कोई कुछ करने वाला हो, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, ये पहले से तुम्हें लगता हो कि आगे लड़ेगा झगड़ेगा तो आप ऐसा कर सकते हो। वैसे समथिंग ज़्यादा है ये इसकी तुलना में। तो यू फोर स्टॉल समथिंग का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब हो गया बिफोर हैंड, पहले से, FORE। जैसे फॉरवर्ड होता है ना, सुनते होंगे आप, मतलब देखते होंगे आप, फॉरवर्ड यानी कि किसी भी बुक में शुरुआत में लिखा होता है फॉरवर्ड यानी कि पहले पहले, उसके बारे में, किताब के बारे में जो लिखना वो फॉरवर्ड हो गया, पहले जाने वाला पाए, ठीक है। तो स्टॉल का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो फोर स्टॉल जब हम करते हैं यानी कि पहले से रोक देते हैं। अब ऐसे समझ लो, जैसे हमें कह सकते हैं कि हमें पता है कि हमारे घर में कोई बच्चा है, मान लो 5-6 साल का बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, बहुत शरारती है, बहुत शैतानी है, बहुत चीज़ें तोड़ता है। तो अब अगर मान लो क्रॉकरी नीचे रखी है, शीशे के ग्लास वगैरह या शीशे की चीज़ें या कोई भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड आइटम्स रखे हैं टेक्नोलॉजी के, लैपटॉप या फ़ोन वगैरह, उनको वो तोड़ सकता है, फेंक सकता है, ख़राब कर सकता है। तो आप उसको फोरस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यू पुट देम अवे आउट ऑफ द पर्सन's रीच, आउट ऑफ द चाइल्ड्स रीच। सो इट मीन्स यू फोरस्टॉल्ड अ प्रॉब्लम दैट कुड अफेक्ट यू, यानी कि आपने किसी समस्या जो आपको प्रभावित कर सकती थी उसको आपने फोरस्टॉल किया। तो प्रीएम्प्टिव जो है वो एडजेक्टिव है, फोरस्टॉलिंग यानी कि रोकने वाला, पहले से रोकने वाला। देखो फोर लिखा हुआ है, पहले से रोकने वाला, यानी कि एक तो वो हो गया कि जब कुछ हो गया तो हम कुछ कर रहे हैं, वो रिएक्शन हो गया, रिएक्टिव हो गया। ये यहाँ पे प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये हो गया प्रोएक्टिव जैसे हो गया, जैसे रिएक्टिव का प्रोएक्टिव होता है ना। रिएक्टिव यानी कि जो कुछ होने के बाद जो रिएक्शन देना वो रिएक्टिव हो गया, और प्रोएक्टिव का मतलब ये होगा कुछ होने से पहले ही आप एक्टिव रहे हैं, वो प्रोएक्टिव हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेटी आया है, MEITY। अब देखो मेटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे आपके लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि वाई क्या कर रहा है यहाँ पे, ये वाई, व्हाट डज वाई स्टैंड फॉर, यानी कि वाई किस लिए आया यहाँ। तो वाई दरअसल ऐसा है ना, मेटी को मेटी कहने के लिए अगर हम मेट करते तो शायद उतना अच्छा ना बोल पाते, तो इसलिए उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए उन्होंने वाई टेक्नोलॉजी का जो वाई पे एंड हो रहा था उसको भी उसी में जोड़ लिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है इसका फुल फॉर्म,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जब हम लिखते हैं तो अंत में वाई आता है, तो वाई को भी उन्होंने जोड़ लिया, तो मेटी 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 वो एक अच्छा सा नाम बन गया, मेटी। ठीक है, वरना ये 4 ही अक्षर जो है इसके यहाँ पे इस वर्किंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अभी 2 पन्ने और हैं, हम उसको देख लेते हैं मीनिंग्स को लेके, इसके बाद हम पैसेज पे आएंगे। देखो एंटिटी इसी में है जो हम मॉडल कॉन्डक्ट जो हम पढ़ रहे थे एआई यूज़ का। अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंप्लीट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट का मतलब इकाई होता है। अब एंटिटी कुछ भी हो सकता है, अब वो किसी संगठन की के होगा तो उसकी भी एंटिटी है। अगर हम मान लो ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ है उसकी भी एंटिटी हो गई, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस उसकी भी एक एंटिटी हो गई। तो एंटिटी का मतलब कोई इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेपरेट डिस्टिंक्ट यूनिट, यानी कि जो अलग से है लेकिन जुड़ी हुई है एक तरह से या आसपास ही उसके, तो उसको एंटिटी कहते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इकाई कह सकते हैं आप। इकोसिस्टम होता है ऑल द लिविंग थिंग्स इन एन एरिया, यानी कि जो कम्युनिटी होती है उसका जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो बहुत सारे लोग जब यहाँ रहते हैं तो कोई किसी से दूध लेता है, कोई किसी से सब्जी लेता है, कोई किसी से सिलाई करवाता है, कोई किसी से पढ़ाई कराता है, कोई किसी से कुछ कराता है। तो इनके आपस का जो रिलेशन है जो एक दूसरे को फर्दर करता है, एक दूसरे को फोस्टर करता है, एक दूसरे को हेल्प करता है। भाई हमने किसी से सब्जी खरीदी उसको पैसा मिला, उसने हमसे कोई सर्विस ली तो वो हमें पैसा मिला, फिर हमने किसी और से कुछ किया तो उसको पैसा मिला। मतलब इस तरह से एक दूसरे को फर्दर करते हैं इंटरेस्ट, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। ऑल द लिविंग थिंग्स इन एन एरिया हु हेल्प ईच अदर सर्वाइव, लिव टुगेदर, तो उसी को इकोसिस्टम कहेंगे। फ्रंटियर जो है, फ्रंटियर एक तो लिमिट लाइन हो गई, लिमिट हो गई, और दूसरा यहाँ पे फ्रंटियर मॉडल की बात कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट सेपरेट मॉडल, वो आपका लीडिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, लीडिंग एग्जाम्पलरी। जैसे फ्रंट पर कौन होता है, फ्रंट पर वही होता है ना जो सामने जो सबसे अच्छा होता है। एक इडियम सुनी होगी आपने, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा कि आपने अपना पैर यानी पहला, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड यानी कि अपने सबसे आगे कदम वो रखना है जो आपका सबसे अच्छा पैर हो, यानी कि इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ये। तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड यानी कि सबसे वही सामने रखो जो सबसे अच्छा है। तो सबसे यानी कि फ्रंटियर कहाँ आता है, फ्रंट यानी कि फ्रंट पर। तो फ्रंट पर जो फ्रंटियर मॉडल्स होंगे यानी कि वो कैसे मॉडल्स होंगे, वो लीडिंग होंगे, एग्जाम्पलरी होंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे। ठीक है, इसीलिए एक तो फ्रंटियर होता है हमारा बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, लाइन या लिमिट या बॉर्डर उसको कह सकते हैं। दूसरा फ्रंटियर मॉडल की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव है वो, और वो नाउन है वहाँ पे। अब बी वेयर आता है, देखो एज ए वर्ब, बी वेयर सावधान रहो, समबडी, टू वार्न और कॉशन समबडी, सावधान करना किसी को। ठीक है, अब आता है कॉन, CON। आपने प्रॉस एंड कॉन से सुना होगा। एक तो देखो कॉन के अर्थ 2-3 अर्थ हैं। एक तो कॉनमैन भी कह सकते हैं, क्रिमिनल या कॉन्विक्ट कह सकते हैं, फ्रॉडस्टर भी कह सकते हैं इसको। कौन ही इज रियल कौन का मतलब क्रिमिनल कह लो, कॉन्विक्ट कह लो, फ्रॉडस्टर कह लो, ट्रिकस्टर्स कह लो जो ट्रिक वगैरह चलाता हो। ट्रिक यानी कि ट्रिक जो होती है ना, इस ट्रिक से उस ट्रिक से TRIC के, ट्रिकस्टर से फ्रॉडस्टर से क्रिमिनल, कॉनमैन, कॉन्विक्ट, ये सब इसके पर्सन के रूप में हो गए। अब दूसरा कॉन जो होता है प्रॉस एंड कॉन से आया है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे PROS प्रॉस एंड कॉन्स CONS। तो प्रॉस क्या हो गया, प्रॉस हो गया उसके एडवांटेजेज, और ये कॉन्स क्या हो गया, ये डिसएडवांटेजेज। तो हम जो बात कर रहे हैं कॉन्स की, यहाँ पे कॉन ये वो है एडिटोरियल में जो आया है, वो कॉन यहाँ पे डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज यानी कि अब जैसे अगर हमने ये मान लो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखा है आपके लिए, डिसएडवांटेज, वन कॉन ऑफ दिस पॉलिसी इज दैट इट इज नॉट अफोर्डेबल। यानी कि वन कॉन यानी कि एक वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का एक डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज नॉट अफोर्डेबल। नॉट अफोर्डेबल यानी कि पहुंच में नहीं है, या आमतौर पे अफोर्डेबल नहीं है, लोग इसे मतलब वह नहीं कर पाते। तो वन कॉन लिखा है ना, तो वन जहाँ कॉन लिखा है वहाँ पर डिसएडवांटेज हो गया, वन डिसएडवांटेज। अब जैसे डिसएडवांटेज काउंटेबल है, प्लूरल कर दोगे, तो यहाँ प्रॉस एंड कॉन से जहाँ पे हम कह रहे थे तो यहाँ डिसएडवांटेज प्लूरल है, DISADVANTAGES, डिसएडवांटेज प्लूरल हो गया, प्रॉस एंड कॉन्स। लेकिन यहाँ पे वन कॉन की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर सिंगुलर हो गया, वो काउंटेबल हो गया वो। ठीक है, तो कौन एक तो व्यक्ति हो गया, दूसरा यहाँ पे एक डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कैपेबिलिटी कह सकते हैं, एबिलिटी कह लें। ठीक है, स्टेमिना वगैरह भी आएगा लेकिन अलग है वो। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी।
नर्चर समबडी समथिंग, टू केयर फॉर समबडी समथिंग, टू प्रोटेक्ट समबडी समथिंग। किसी को मतलब नर्चर करना का मतलब क्या हुआ कि उसको संरक्षा प्रदान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसका ध्यान रखना, नर्चर करना। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को नर्चर करते हैं, वो नर्चरिंग हो गई, ठीक है। ओवरऑल का मतलब ये हुआ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव तो हालांकि एक तरह का एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ओवरऑल भी एडजेक्टिव है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग यानी कि सबको लेते हुए, ऑल इंक्लूसिव इसीलिए लिखा है। ऑन द फर्स्ट काउंट, ऑन द फर्स्ट काउंट यानी कि सबसे, जैसे ये क्रम करने का है। जैसे हमारे मान लो हम कोई किसी बात पर, कोई विषय पे हम कोई लेक्चर दे रहे हैं और हमारे सामने बोलने को 10 बातें हैं, यानी कि 10 बिंदु हैं उस विषय पर जो जो हमें बतानी है। तो अब 10 बिंदुओं को जो हम क्रम से करेंगे तो ऑन द फर्स्ट काउंट, ऑन द सेकंड काउंट, सेकंडली और थर्डली, और नाउ द नेक्स्ट कम्स फर्दर मोर और व्हाट इज मोर। तो इस तरह करके हम लिखेंगे ना, क्रम करते हैं, ऑर्डर करते हैं। यू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। तो नंबर 1 2 3 करके तो सीधे सीधे चलता नहीं, तो इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज लाइक दैट। तो इस तरह से चलता है। ऑन द फर्स्ट काउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑन द फर्स्ट काउंट, काउंट का मतलब ये क्रम। प्रोक्योरमेंट होता है पाना। प्रोक्योर द एक्ट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग। प्रोक्योर करना यानी कि हासिल करना, पाना। द एक्ट या प्रोसेस यानी कि कार्य या प्रक्रिया किसी चीज़ को पाने की। फिर आता है टू साइड स्टेप समथिंग। साइड स्टेप होना है मतलब अवॉइड करना। आप जैसे मान लो कोई गाड़ी आ रही है, आप साइड स्टेप हो जाते हो, तो इसका मतलब यू अवॉइड इट, यू गो अवे फ्रॉम इट, साइड स्टेप करना। अब पिटफॉल क्या होता है? पिटफॉल होती है हिडन या वो गलती, हिडन डेंजर, हिडन डिफिकल्टी। अब ब्लैटेंट एरर सॉरी, यानी कि गलती मतलब गलती होती है, वो हिडन डेंजर या डिफिकल्टी कह सकते हैं इसको। पैरालिसिस जो होता है, पैरालिसिस जो होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ एबिलिटी। यानी कि जब किसी को पैरालिसिस होता है तो उसका जिस शरीर के जिस भाग में पैरालिसिस होता है वो भाग नियंत्रण में नहीं रहता व्यक्ति के। तो इसलिए कह रहे हैं कि लॉस ऑफ कंट्रोल या लॉस ऑफ एबिलिटी वो किस में आ जाएगा? पैरालिसिस में, काउंटेबल है। अब कंसेंसस जो है सिंगुलर, जनरल अग्रीमेंट अमंग ऑल, यानी कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं किसी मुद्दे को लेकर, उनके बीच में एक सामान्य ये अग्रीमेंट हो। अग्रीमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? जनरल अग्रीमेंट, सहमति, हाँ ठीक। सामान्य सहमति जो बन जाए सबके लोग, सबके बीच में, उसको कंसेंसस कहेंगे। डाउन स्ट्रीम होता है, देखो डाउन स्ट्रीम एडजेक्टिव है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। और अप स्ट्रीम होता है अप अप माने टूवर्ड्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। अब ये बताओ कि जब नदी बह रही होगी तो उसका नीचे का हिस्सा कौन होगा और ऊपर का हिस्सा कौन होगा? मान लो ये हिमालय है, ठीक है, यहाँ से नदी बहना शुरू हुई है। तो अब नदी का डाउन स्ट्रीम क्या है और नदी का अप स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम ये है जो इसका माउथ है। माउथ का मतलब ये माउथ ऑफ रिवर उसको कहते हैं जहाँ पर रिवर जो है एंड होती है, ये समझ गए। और ये जहाँ से ओपनिंग यानी कि रिवर शुरू हो रही है, ये अप स्ट्रीम हो गया। तो अप स्ट्रीम का मतलब टुवर्ड्स द टॉप, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स इट्स एंड। समझ गए? डाउन स्ट्रीम का मतलब टुवर्ड्स इट्स एंड, यानी कि नीचे की ओर। अब ऐसा समझ लो जैसे सरकार के पास कोई प्लान या कोई पॉलिसी आती है या कुछ भी आती है, तो जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट तो हम सबकी हेड है, ऊपर ही है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी या कोई प्लान बनाएगी तो वो ऊपर से नीचे आएगा। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे के लोगों तक आते आते, ये हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे थे कंसेंसस, जनरल एग्रीमेंट अमंग ऑल, डाउन स्ट्रीम, टुवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। असर्टिवली कहते हैं तो स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली, यानी कि मुखर होके कोई बात कहना, असर्टिव होके कोई बात कहना, असर्टिव ये हो। टू चोक समबडी समथिंग, नेक्स्ट इज टू चोक समबडी समथिंग। मीनिंग्स ही ज़्यादा मुख्य हैं। अगर मीनिंग्स आपने पढ़ ली तो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए वोकैबुलरी को लेके हमने थोड़ा सा काम किया है, वही हम समझा रहे हैं आपको। टू चोक समबडी समथिंग, टू स्क्वीज देयर नेक मेकिंग देम अनेबल टू ब्रीथ। चोक करना मतलब ऐसे गला दबाना किसी का। और दूसरा तब होता है जब सपोज यू आर ईटिंग समथिंग एंड देन सम लंप स्टिक्स इनटू योर थ्रोट, यानी कि कोई छाप खा रहे हैं तो कोई लंप किसी खाने का कोई भी टुकड़ा आपके गले में फंस जाता है। देन यू आर अनेबल टू ब्रीथ एंड अनेबल टू स्पीक इन ए नॉर्मल वे। सो इन दैट केस टू यू चोक, उसमें भी आप चोक करते हैं। और तब एक तो तब होता है, दूसरा तब होता है जब एक स्ट्रांग इमोशन से आप बड़े यानी कि पीड़ित हो गए, दुखी हो गए और रोते रोते आप कुछ बोल पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो वो भी चोकिंग कर सकते हैं। तो टू चोक समबडी समथिंग, स्क्वीज देयर नेक, समबडीज नेक, मेकिंग देम अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि ऐसे गला दबा देना कि वो अनेबल हो जाए ब्रीथ करने में, यानी कि सांस ना ले पाए, चोक हो गया।
ऑब्लिगेशन जो हो गया वो बाउंड ड्यूटी हो गई। ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य हो गया, जैसे दिस इज माई ऑब्लिगेशन, दिस इज माई बाउंड ड्यूटी, यानी कि मेरा कर्तव्य है कि मैं ये करूँ। बाउंड का मतलब बंद, ये एक्सप्रेशन ऐसा ही है, बाउंड नहीं कहते, बाउंड ड्यूटी कहते हैं, ठीक है, कर्तव्य कह सकते हैं इसको हम। डिप्लॉइंग प्रोडक्ट्स, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, डिप्लॉय करना मतलब रखना सामने, मूव करना, ठीक है, यूज करना। डिप्लॉइंग प्रोडक्ट्स मतलब यूजिंग प्रोडक्ट्स कह सकते हो, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, उसका प्रयोग करेंगे उसका। कॉन्टेक्स्ट होता है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आया है वो एरिया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट या जहाँ पे हम जो भी आगे जो पढ़ेंगे उस पर देखेंगे। टू सबमिट समथिंग का मतलब टू गिव समथिंग। जैसे आप अगर कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं अपने टीचर को, या इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कहीं भी, तो या थीसिस वगैरह जैसा कुछ, तो सबमिट करना मतलब टू गिव समथिंग। और एक एक्सप्रेशन होता है सबमिट सरेंडर करना, तो उसका अर्थ हो गया उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा टू गिव इन टू समथिंग, गिव इन टू समथिंग, टू समबडी भी हो सकता है, यानी किसी बात पे या किसी व्यक्ति के सामने अपना नियंत्रण, यानी कि अपने को समर्पित करना, सरेंडर योर सेल्फ। आगे आ गया टू मॉनिटर समथिंग, टू ट्रैक समथिंग, रेगुलरली चेक समथिंग, यानी कि मॉनिटर करना, यानी कि हम उसको रेगुलरली नियम से चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसे ये हार्ट बीट मॉनिटर की जाती है, पल्स मॉनिटर की जाती है जब पेशेंट सीरियस होता है तो। ट्रैजेक्टरी ऑफ समथिंग, ट्रैजेक्टरी होता है बाबू पाथ, PATH, ऐसे समझ लो जैसे कोई तोप, मान लो भारत के सामने, भारत के पास ये जो होती नहीं है गोला फेंकने वाली वो मशीन, अब इसमें से जब इन्होंने जब कोई ऐसा मान लो कोई बारूद वगैरह जब है अपलोड किया, इस पर डाला, और वो जब गया यहाँ से, अब वो जब जाएगा यहाँ से, तो उसकी जो ट्रैजेक्टरी किसे कहते हैं, ट्रैजेक्टरी पाथ होता है। यानी कि जैसे मान लो ये यहाँ पे इस मशीन में इन्होंने जवानों ने गोला भरा और यहाँ पे मारा, और जब यहाँ से मारा तो वो ऐसे गया या ऐसे गया, या फिर ये थोड़ा ऐसे गया या ऐसे गया, तो वो जो जाने का जो उसका पाथ होता है, इसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये मिसाइल के मामले में भी है, ये इस मामले में भी है, समझ गए। अब मिसाइल जैसे यहाँ से जा रही है, तो मान लो मिसाइल यहाँ से जब जा रही है, तो मिसाइल किस रास्ते से, ऐसे भी जा सकती है और वो सीधा भी जा सकती है और थोड़ा सा मुड़ के भी जा सकती है, तो वो ट्रैजेक्टरी उसकी होगी, ट्रैजेक्टरी उसे कहते हैं पाथ। तो कोई भी मूवमेंट वाली किसी भी चीज़ का जो कह सकते हो कि कोर्स होता है, रास्ता होता है, उसी को कहते हैं ट्रैजेक्टरी। द पाथ और द कोर्स दैट इट फॉलोज एज इट डेवलप्स, जैसे जैसे वो बढ़ती है, जैसे जैसे वो मूव करती है, वो उसका रास्ता, उसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, समझ गए आई होप। टू रीअरेंज समथिंग, रास्ता कहते हैं इसे, और कुछ नहीं, हिंदी में भी कुछ ऐसे ही कहेंगे, और कुछ हिंदी कुछ अलग से नहीं आ जाएगी उसकी। टू रीअरेंज समथिंग, रीअरेंज करना का मतलब आप क्या करते हैं, जब कोई शेड्यूल, मतलब कोई मीटिंग या कोई बात जब कैंसिल हो जाती है या कोई प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो उसको रीअरेंज करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं। तो टू चेंज द ऑर्डर, टू चेंज द पोजीशन, चेंज द टाइम, यही सब तो होता है ना, ऑर्डर, पोजीशन, टाइम, आप उसको रीअरेंज करना और चेंज करना, फिर से फिक्स करना। मैच समथिंग, सूट करना, इक्वल करना, यानी कि जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहे हैं हमारी, इट इज नॉट इक्वल टू माई एक्सपेक्टेशन, डज नॉट इक्वल माई एक्सपेक्टेशन, ऐसे कह सकते हो। इक्वल नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है, हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो ये यहाँ हमने 4 पन्नों में, ये चौथा था और ये तीसरा था, एंटिटी एंड इकोसिस्टम, फ्रंटियर, नर्चर, ओवरऑल, पिटफॉल, पैरालिसिस, और ये दूसरा है इंटरवीन, डिटेक्टिव, इनकम्प्लीट पोस्चर, और ये यहाँ पहला है। हमने इतनी वोकैबुलरी आपको लगभग इन 400 शब्दों के आसपास का जो पैसेज है हमने उससे निकाली है, ठीक है ना। अब हम आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बाद फिर हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होगा। देखो, मॉडल कॉन्डक्ट ऑन इंडिया AI यूज़, मॉडल का मतलब बताया एग्जाम्पलरी कॉन्डक्ट ऑन इंडिया, भारत पर AI यूज़। इंडिया मस्ट इम्प्रूव एक्सेस, यानी कि पहुँच इम्प्रूव करनी चाहिए, इन्हांस कह सकते हो, इन्हांस एक्सेस टू AI रिसोर्सेज, AI रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संसाधनों पर, एंड अप स्किल इट्स वर्कफोर्स, और अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, ये है। अब देखते हैं, इंडिया हैज बिन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज बाय एक्सपेक्टिंग ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स अंडर द IT एक्ट एंड रूल्स, रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर एंड विद प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। कह रहा है इंडिया हैज बिन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल यूज, यानी कि AI यूज जो है इंडिया रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, बाय एक्सपेक्टिंग आशा करते हुए, ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि उचित, ड्यू का मतलब हो गया जस्टिफाइड, उचित, ठीक है। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि डिलीजेंस का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, केयरफुल एंड थॉरो वर्क एफर्ट। तो एक्सपेक्टिंग ड्यू डिलीजेंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स अंडर द IT एक्ट एंड रूल्स, यानी कि IT एक्ट और रूल्स के अंतर्गत जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे AI के लिए ChatGPT हो गया,
और ग्रोक है और भी क्या कहते हैं क्लॉड है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो खुद अपनी ओर से ड्यू डिलिजेंस ऑब्जर्व करें, यानी कि करें। रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि वो रेगुलेट करें फाइनेंशियल सेक्टर को विद प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। फाइनेंशियल सेक्टर को भी रेगुलेट करें प्राइवेसी यानी कि निजता के साथ और डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के साथ। यानी कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, इंडिया इज नॉट कंट्रोलिंग इट डायरेक्टली, इट इज एक्सपेक्टिंग द प्लेटफॉर्म्स टू फॉलो दिस, टू प्रैक्टिस ड्यू डिलीजेंस। यानी कि वो चाहते हैं कि भारत की सरकार ये चाहती है कि आप अपनी ओर से ड्यू डिलीजेंस फॉलो करें। यही इन्होंने न्यूज़ चैनल्स पे भी किया है। न्यूज़ चैनल्स पे क्या किया है कि ये कहते हैं कि ना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस आप फॉलो करें, आप ऐसी कोई रिपोर्ट मत मतलब टीवी पर शो करें जो कि पब्लिक में जिसका कि बैड इफेक्ट हो, बुरा प्रभाव पड़े। आगे देखते हैं, एंड विद प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन रूल्स इट डज नॉट इट हैव अ कंज्यूमर सेफ्टी रेजिम दैट डील्स विद द स्टेट्स ड्यूटी ऑफ केयर। इट डज नॉट हैव अ कंज्यूमर सेफ्टी रेजिम, यानी कि इसके पास कंज्यूमर सेफ्टी रेजिम का मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं है भारत के पास। एट का मतलब अभी, इट डज नॉट इट हैव, अभी इसके पास नहीं है सेफ कंज्यूमर सेफ्टी रेजिम दैट डील्स विद द स्टेट्स ड्यूटी ऑफ केयर, जो स्टेट की ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि भाई हमारे ऊपर मान लो अगर अमेरिका से कोई आए और हम हमला करे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य का मतलब नेशन, राज्य का मतलब यहाँ यूपी या एमपी या छत्तीसगढ़ या राज्य ये नहीं हो गया। राज्य का मतलब भारत सरकार जो है वो अपने आप में राज्य कहलाएगी, स्टेट कहने ड्यूटी स्टेट कहलाएगा वो स्टेट। तो ये कह रहा है कि स्टेट से ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि राज्य का जो कर्तव्य है ध्यान रखने का, वो क्या है, यानी कि मतलब वो पूरा करने का कोई रिजीम यानी कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका इनके पास नहीं है, कोई गवर्नमेंट या कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। इट डज नॉट इट हैव अ कंज्यूमर सेफ्टी रिजीम, कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर की यानी कि उपभोक्ता की सुरक्षा की कोई रिजीम यानी कि कोई व्यवस्था नहीं है किसके पास? भारत के पास। इट रेफर्स टू द इंडियन स्टेट दैट डील्स विद द स्टेट ड्यूटी ऑफ केयर, जो कि भारत के राज्य मतलब भारत की जो ड्यूटी ऑफ केयर है उससे जुड़ी हो। चाइना पिच्ड सच ए रिजीम विद ड्राफ्ट रूल्स एंड इट अनवेल्ड लास्ट वीक। चाइना ने एक पिच किया, खड़ा किया, पिच्ड विद मतलब टू थ्रो समथिंग विद फोर्स, यानी कि जबरदस्ती करके चाइना ने ऐसे एक रिजीम, ऐसा एक मैकेनिज्म खड़ा किया विद ड्राफ्ट रूल्स, यानी कि जो ड्राफ्ट करके रूल्स, विद ड्राफ्ट रूल्स यानी कि जो रफ ड्राफ्ट वगैरह बना के, दैट इट अनवेल्ड लास्ट वीक, जो कि इसने लास्ट वीक खोला, यानी कि उसका अनावरण किया, अनवेल किया यानी कि उसको लॉन्च किया, ठीक है। विच टारगेट इमोशनली इंटरएक्टिव सर्विसेज and propose to require companies to warn against excessive use and intervene when they detect signs of extreme emotional states। यहाँ तक आता है। चाइना पिच्ड सच ए रिजीम, यानी चाइना ने ऐसा एक मैकेनिज्म यानी कि जो रेगुलेट करे, किसको रेगुलेट करे? एआई रिसोर्सेज को। वो यानी कि लास्ट वीक उसने यानी कि उसने पिच किया यानी कि खड़ा किया और उसका ड्राफ्ट रूल्स बनाया एंड इट अनवेल्ड लास्ट वीक, और लास्ट वीक उसको अनावरित किया, अनावरित मतलब खोला उसको, लॉन्च इट लास्ट वीक। विच टारगेट यानी कि जो टारगेट करता है, एम करता है इमोशनली इंटरएक्टिव सर्विस, यानी कि भावनात्मक रूप से जो इंटरएक्टिव है, इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन, भावनात्मक रूप से संवाद करने वाली जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं उनमें। एंड प्रपोज टू रिक्वायर कंपनीज, और प्रपोज किया यानी कि सजेस्ट किया टू रिक्वायर कंपनीज, कि कंपनीज को ये जरूरी है, जैसे हमने कहा ना लॉ रिक्वायर्स मी टू वेयर अ सीट बेल्ट या लॉ रिक्वायर्स अ ड्राइवर टू वेयर अ सीट बेल्ट, तो वैसे ही प्रपोज टू रिक्वायर कंपनीज कि ये कंपनीज की जिम्मेदारी हो गई। नाउ इट इज अप टू द मीन्स ही टर्न द टेबल ऑन कंपनीज, ही थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ कंपनीज, यानी कि उसने क्या किया, कंपनीज के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी। टू वार्न अगेंस्ट एक्सेसिव यूज एंड इंटरवीन, एक्सेसिव यूज यानी कि जब एआई सॉफ्टवेयर या एआई रिसोर्स का एक्सेसिव यूज हो तो वो खुद कंपनी अपनी ओर से बता दे कि भाई आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, अब मत करिए आगे इसका प्रयोग। एंड इंटरवीन, और हस्तक्षेप करे व्हेन दे डिटेक्ट साइंस ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स, जब वो नोटिस कर लें, व्हेन दे डिटेक्ट साइंस ऑफ, संकेत, चिन्ह, एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स यानी कि अत्यंत इमोशनल यानी कि भावुक स्टेट्स है, यानी कि मानसिक स्थितियाँ जो हैं, यहाँ पे जो स्टेट है वो राज्य नहीं है, इमोशनल स्टेट्स यानी कि भावनात्मक जो दशाएं जो है, यानी कि अत्यंत भावनात्मक दशाओं में जब वो साइंस जब उनको चिन्हित हो जाए, यानी कि कंपनी जब देख ले कि जब जो यूज़र है बहुत ज़्यादा भावनात्मक स्थितियों में एआई का यूज़ कर रहा है या बहुत ज़्यादा जुड़ गया है इमोशनली, और वो ऐसा देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, तो फिर वो कंपनी खुद वार्न कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अब एआई का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐसा समझ लो, जैसे फ़ोन के फीचर में हम ये देखते हैं कि जब हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो एक नोटिस आता है हमारे सामने, नोटिफिकेशन आ जाता है कि टू मच ब्राइटनेस इज नॉट गुड फॉर योर आईज, कुछ ऐसा, टू दिस इफेक्ट, ऐसा कुछ लिखता है ना। तो इसका मतलब फ़ोन वाली जो कंपनी है वो नहीं चाहती कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइटनेस पर आप फ़ोन देखें,
बिकॉज इट हार्म्स योर आईज, ये क्योंकि आंखों को नुकसान पहुंचाती है वो। तो इसी तरह जब एआई का हम यूज़ करें और एआई का यूज़ हम इतना ज़्यादा कर लें कि वो हमारी भावनात्मक मानसिक स्थितियों पर प्रभावित करे, उल्टा प्रभाव पड़ने लगे, एडवर्स इफेक्ट आ जाए उसका, तो इसलिए फिर वहाँ पे कंपनी को खुद जो है, चाइना ने ये ऐसा तय कर रखा है कि कंपनी खुद बताएगी कि अगर मान लो किसी यूजर ने 3 घंटे 4 घंटे लगातार एक्सेसिव यूज़ किया है एआई रिसोर्सेज का और मानसिक रूप से बड़ा दुखी और परेशान हो गया है वो, तो वहाँ पे कंपनी खुद उसको जो है संकेत भेजेगी, यानी कि सॉफ्टवेयर खुद उसको भेजेगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप मत करिए, नो सर्विस अवेलेबल लाइक दैट, ऐसा कुछ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है चाइना पिच सच रिजीम विद ड्राफ्ट रूल्स दैट इट अनवेल्ड लास्ट वीक विच टारगेट इमोशनली इंटरैक्टिव सर्विसेज, यानी कि जो इमोशनली इंटरैक्टिव सर्विसेज है उनको टारगेट करता है चाइना, एंड प्रपोज टू रिक्वायर कंपनीज टू वार्न अगेंस्ट एक्सेसिव यूज, और कंपनी को कहता है कि तुम वार्न करोगे एक्सेसिव यूज के खिलाफ एंड इंटरवीन और हस्तक्षेप करोगे व्हेन दे डिटेक्ट साइंस ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स, जब तुम पहचान लो कि यहाँ पे एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स है इस बंदे के साथ, इन लोगों के साथ, इन यूजर्स के साथ, तो वहाँ पे आप खुद इंटरवीन करेंगे। If these rules seem justified, अगर ये these rules seem justified for targeting psychological dependence that general rules about unlawful content do not address, they may also be harsh because expecting providers to identify users states can incentivize more intimate monitoring। अब देखो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। अब अगर मान लो कंपनीज खुद जो है ये देखे कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि यूज़र इसका जो है एक्सेसिव यूज़ ना करे और इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान होकर इसका प्रयोग ना करे देर तक, तो क्या हो गया, अब कंपनी को ये देखने के लिए, भाई यूजर की मनोदशा को देखने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपभोक्ता है उसकी मनोदशा पे और ज़्यादा निगरानी करनी पड़ेगी। मान लो अगर हम ऐसे समझ लो, जैसे मान लो हम ट्यूटर हैं, हम पढ़ाते हैं, हमको पेरेंट्स ने कह रखी कि आप देखिए कि बच्चे को उतना पढ़ाइए जहाँ तक बच्चा प्रभावित ना हो। तो अब बच्चा प्रभावित ना हो, बच्चा मान लो अगर हम 10 मिनट पढ़ाएं और बच्चा रोने लग जाए, तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि भाई अब रोने मत दो बच्चे को, मत पढ़ाओ, ऐसा कर दें, ऐसा बता दें हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हम मॉनिटरिंग उसके बच्चे की क्लोज करेंगे। क्लोज मॉनिटरिंग इसलिए करेंगे कि हम ऐसा कुछ ना पढ़ा दें कि बच्चा दुखी हो जाए या ज़्यादा बच्चा रोना शुरू कर दे। तो यानी कि अब क्या हो गया, अब बच्चे की मनोदशा पर हम नज़र रखेंगे पैनी, तब तो हम उसको रोक पाएंगे ना, मतलब हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो वही बात हो गई कि अब जब कंपनी पर तुमने डाल दिया कि तुम वार्न करो एक्सेसिव यूज़ को और तुम जो है हस्तक्षेप करो और उसको एक्सेसिव यूज़ मत करने दो एआई रिसोर्सेज का, तो फिर अब जो है कंपनीज को और ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा इंट्रूजन मतलब एक तरह से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखो, इफ़ दीज रूल्स सीम जस्टिफाइड, अगर ये नियम सही लगते हैं, सीम जस्टिफाइड मतलब रीजनेबल फॉर टारगेटिंग साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल यानी कि भावनात्मक डिपेंडेंस, निर्भरता को टारगेट करने के लिए, दैट जनरल रूल्स अबाउट अनलॉफुल कंटेंट डू नॉट एड्रेस, जो कि सामान्य नियम अनलॉफुल कंटेंट को नहीं एड्रेस करते, नहीं मतलब एड्रेस करते का मतलब नहीं प्रभावित करते हैं। दे मे आल्सो भी हार्श, यानी कि ये हार्श भी हो सकते हैं, हार्श मतलब कठोर, बिकॉज एक्सपेक्टिंग प्रोवाइडर्स टू आइडेंटिफाई यूजर्स स्टेट्स कैन इंसेंटिवाइज मोर इंटीमेट मॉनिटरिंग, क्योंकि एक्सपेक्ट करना किसके, प्रोवाइडर से, सर्विस प्रोवाइडर से, टू आइडेंटिफाई यूजर्स स्टेट्स यानी कि यूजर्स की मनोदशाओं को आइडेंटिफाई करे, कैन इंसेंटिवाइज मोर इंटीमेट मॉनिटरिंग, यानी कि ये इंसेंटिवाइज इनकरेज मोर इंटीमेट मॉनिटरिंग, और ज़्यादा सघन मॉनिटरिंग की वहाँ पे जो है उनको इनकरेज करती है। इंडियाज पोस्चर इज लेस इंट्रूसिव, इंडिया का जो पोस्चर है यानी कि जो कह सकते हो कि भंगिमा है या एटीट्यूड है, इज लेस इंट्रूसिव, वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं है। इंट्रूजन समझते हैं आप, इंट्रूजन का मतलब होता है INTRUDE, इंटू समथिंग, ये पैटर्न है। अब जब आप इंट्रूड करते हैं किसी के जीवन में, यू टू इंट्रूड इनटू समबडीज होम, हाउस, बिल्डिंग, तो इसका मतलब आप अनवांटेडली यानी कि अनिच्छुक रूप से आप उसके घर में घुस जाते हैं। तो जब आप अवांछित रूप से किसी के घर में घुस जाते हैं, सॉरी आपको मैं नीचे आ गया थोड़ा, इंट्रूजन, जब आप किसी के घर में जब अवांछित रूप से घुस जाते हैं तो उसको कहलाता है वो इंट्रूजन। तो